साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों हम अलंकार की क्लास चल रही थी, हमारी अलंकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अलंकार में शब्दालंकार को पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने अर्थालंकार स्टार्ट हो गए थे। तो हमने सबसे पहले शब्दालंकार को पूरा किया है, अब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थालंकार में एक आपको अलंकार पढ़ा चुके थे जिसका नाम था उपमा। उपमा अलंकार भी हम अर्थालंकार में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हम अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार पढ़ा चुके हैं। अब उपमा अलंकार के हम प्रकार के बारे में, क्योंकि हमने कल जो उपमा के अंग के बारे में पढ़ा था, अब हम उपमा के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि उपमा के प्रकार। उपमा के प्रकार, ये हम हेडिंग डालेंगे कि उपमा के कितने प्रकार हैं, उपमा अलंकार के कितने प्रकार हैं, या हम लिख सकते हैं कि उपमा के प्रकार। अगर यहाँ लिख जाएगा तो हम लिख देंगे उपमा अलंकार। अलंकार, उपमा अलंकार के पूरे लिखते, छोड़ फिर से लिखते, उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के प्रकार, तो हमें उपमा अलंकार के प्रकार लिखने हैं कि उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि उपमा हमने स्टार्ट किया था तो उपमा के हमने 4 अंग बताए थे। एक तो आपका जो उसमें अंग था उपमा, उपमेय, उपमान, उपमान, उपमेय, और उपमान, सॉरी, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये 4 चीजें हमने आपको बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि उपमा अलंकार के प्रकार हम अब पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो उपमा अलंकार ये 2 प्रकार का होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा उपमा अलंकार 2 प्रकार का होता है? एक होता है लुप्त, एक होता है लुप्त उपमा, एक होता है आपका लुप्त उपमा, और दूसरा होता है पूर्ण उपमा अलंकार। वहां नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका लुप्त उपमा और एक हो गया पूर्ण उपमा। तो उपमा के 2 प्रकार हो गए, लुप्त और पूर्ण। आपको याद रखना कि हम उपमा अलंकार की क्लास चल रही है या उपमा अलंकार हम पढ़ रहे हैं। आपको कोई समस्या है तो आप जब अलंकार स्टार्ट किए थे तो आप वहां से पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही हम अलंकारों के जो प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें अलंकार के प्रकारों में हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया था, अर्थ अलंकार में उपमा पढ़ा। उपमा में लुप्त उपमा जो इसका पहला प्रकार है उसके बारे में जानेंगे कि लुप्त उपमा किसे कहते हैं। लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो लुप्त उपमा अलंकार हम किसे कहेंगे ये हमें जानना होगा कि लुप्त उपमा हम इसको कहेंगे। तो साथियों लुप्त उपमा की परिभाषा हमें लिखनी है कि लुप्त उपमा हम किसे कहते हैं। कि काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में कोई अंग लुप्त हो। क्या होता है कि काव्य में जब कोई, जैसे काव्य में जब कोई, हम क्या कह रहे हैं कि उपमा के चारों अंग, जब काव्य में उपमा की जा रही है, ये कोई उदाहरण में हम जब समझेंगे उसमें से जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसमें से कोई भी शब्द या कोई भी चीज अगर नहीं है तो वहां पर लुप्त उपमा होगा। ये याद रखना, इसमें से कोई भी एक चीज नहीं दिखाई देती है तो वहां पर क्या होगा? लुप्त उपमा होगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि काव्य में जब
कोई काव्य में जब कोई काव्य में जब सॉरी काव्य में जब कोई नहीं काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में से कोई काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में से कोई में अंगों में कोई अंग लुप्त हो में से मैं कैसे लिखूं मैं कोई अंग लुप्त हो वहां लुप्तो मां अलंकार होता है ठीक है। काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में कोई अंग लुप्त हो या चारों अंगों में से ऐसे भी लिख सकते चारों अंगों में से कोई अंग लुप्त हो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि लुप्त जो उपमा है तो उसे हम लुप्तोपमा अलंकार में क्या है इसमें चार अंग दिए थे जैसे उपमान में साधारण धर्म और वाचक शब्द इसमें तो कोई भी चीज अनुपस्थित होगी या उपस्थित नहीं होगी तो वहां पर लुप्त उपमा होगा ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम इसे लिखेंगे कि जैसे में कैसे समझ में आएगा लिखेंगे सीता का मुख चंद्रमा सीता का मुख चंद्रमा के समान के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब इसमें सीता का मुख क्या है ये उपमेय है ये क्या है उपमेय है। चंद्रमा क्या है उपमान है चंद्रमा क्या है उपमान है और के समान है तो वो है वाचक शब्द अब हमको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना होगा क्योंकि अगर इस चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं तो कल हमने आपको उपमा के चार अंग बताए थे उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसको समझ में आएगा। हमने बताया था सबसे पहले उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उपमेय किसको कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती है जब सीता का मुख है तो वो किसके समान बताया जा रहा है चंद्रमा के तो ये उपमेय हो गया तो ये पहला नंबर ये है उपमेय है इसमें। दूसरा इसमें दिया गया था उपमान जिससे तुलना की जाती है जिसकी तुलना की जाती है तो गया जिससे तुलना की जाती है दूसरा तो किससे तुलना की जा रही है चंद्रमा से ये क्या हो गया उपमान हो गया। अब इसमें तीसरा था साधारण धर्म तो ये इसमें आपको कहीं दिख नहीं रहा है। चौथा था जिन शब्दों के द्वारा की जाती है तो के समान ये आपका वाचक शब्द हो गया तो ये आपका क्या हो गया तीन अंग इसमें हो गए और इसमें जो जिन गुणों के द्वारा की जाती है अब इसमें गुण नहीं बताया गया है गुण के बारे में तो चौथा कह सकते हैं कि इसमें से चौथा नंबर है वो नहीं है लेकिन वैसे देखा जाएगा तो ये चौथा नंबर तो ये है इसमें से तीसरा नंबर गायब है। क्या गायब है साधारण धर्म साधारण धर्म इसमें आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो यही इसका मेन अंग है जो इसमें से क्या है गायब है। आपको इसको समझना था कि लुप्त उपमा काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में से कोई अंग लुप्त हो वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो सीता का मुख क्या हो गया उपमेय चंद्रमा क्या हो गया उपमान के समान क्या हो गया वाचक शब्द लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं है जिसके क्या है साधारण धर्म में कि जिन गुणों के द्वारा तुलना की जाती है ये चीज इसमें नहीं दिखाई दे रही है तो हमें याद रखना है कि इसमें से एक चीज गायब है इसलिए हमें से लुप्त उपमा कहेंगे। अब है पूर्ण उपमा अलंकार। अब आपको
दोनों चीजें से क्लियर हो जाएगा कि इसको लुप्त उपमा क्यों कहते हैं, उसको पूर्ण उपमा क्यों कहते हैं। अब इसका लिखना है आपको कि लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा के बाद, सॉरी, लुप्त उपमा के बाद लिखना है पूर्ण उपमा। काव्य में जहां, अब इसमें लिखना है काव्य में जहां, काव्य में जहां उपमा के, काव्य में जहां उपमा के चारों अंग, चारों अंग, काव्य में जहां उपमा के चारों चारों अंग उपस्थित हो, चारों अंग उपस्थित उपस्थित हो, चारों अंग उपस्थित हो, चारों अंग क्या हो, उपस्थित हो, तो वहां क्या होता है, वहां हो, वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है, वहां पूर्ण पूर्ण उपमा अलंकार होता है, वहां क्या होता है, पूर्ण उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये पूर्ण उपमा की बात हो गई। पहले हमने लुप्त उपमा की पढ़ी थी, अब पूर्ण। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो इससे हमें पूरी दोनों चीजों को क्लियर करने में आसानी होगी। हम इसको लिखेंगे, इसका सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर है। ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आपको इसको अलग अलग डिफाइन करना है। अब सीता का मुख, ये आपका फिर से उपमेय हो गया, क्योंकि सीता का मुख उपमेय था। चंद्रमा के, चंद्रमा के या चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो आपका उपमान हो गया। इसके बाद समान, के समान, ये क्या है, वाचक शब्द है। और अब जो मैंने बोला था कि सुंदर है, या सुंदर जो शब्द है वो आपका साधारण धर्म, साधारण धर्म, साधारण धर्म, ये आपका अब कैसे हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण उपमा। यहां उपमा के सारे अंग उपस्थित हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, या उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इन चीजों को समझ गए। तो आज आपने जो उपमा अलंकार को समझा है, उपमा के दोनों प्रकारों को जाना है, इससे आपको उपमा अलंकार में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे जाने से मेरे ज्यादा अनुमान में ये है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको आपके बीच डिफाइन किया है, आपको इसके बारे में बताया है कि आप जिस प्रकार से इस चीज को पढ़ रहे हैं, आपको इसमें आसानी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज कैसे आई। वैसे मेरी तरफ से ये चीज आपके बीच में क्लियर है, आपको इसमें अब कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपको अलंकार पढ़ाएंगे, वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम इसको रेज करते हैं और फिर हम मिलते हैं नए अलंकार में। आज हमने आपको उपमा अलंकार के जो दोनों प्रकार थे वो आपको समझा दिए, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि जहां भी उपमा का कोई भी अंग उपस्थित नहीं होगा, एक भी अंग कोई उपस्थित नहीं होगा जिसमें मान लो कोई भी अनुपस्थित रहता है, तो वो लुप्त उपमा हो जाएगा। और जहां सारे अंग उपलब्ध होंगे वो आपका पूर्ण उपमा हो जाएगा। इसे हमें अच्छे से याद रखना है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें
यथावत चल ही रही हैं आपके बीच। कुछ बीच में ऐसी चीजें होती रहती हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या है मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ आप सबके बीच की बहुत सारे लोग क्लास को अटेंड करते भी हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्लास आपको बाद में समझ में आएगी कि मैं शायद ये क्लास पढ़ लेता पहले तो बहुत अच्छा रहता, इसलिए क्लास से लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको कोई के लिए पैसा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अब हम दूसरा जो प्रकार है अर्थालंकार में, हम दूसरा प्रकार है वो है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा प्रकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा पढ़ लिया, उपमा के अंगों को जाना, उपमा के प्रकारों को जाना। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम उसकी परिभाषा लिखेंगे और बहुत अच्छे से सटीक से उसको समझ में आए ऐसी परिभाषा आपको हम कहेंगे। काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी एक शब्द किसी एक शब्द काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को, शब्द की जगह व्यक्ति, एक व्यक्ति या वस्तु को काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर, वस्तु को किसी गुण के आधार पर, किसी गुण के आधार गुण के आधार पर आधार पर कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाए, कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाए मान लिया जाए मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां क्या होता है? वहां उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हमें अच्छे से याद रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और इसी में ऐड करके बताएंगे, जिससे आपको ये परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इसको सरल करने के लिए आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको एक ट्रिक के रूप में समझ में आएगी। वो लिखना है काव्य में, वो छोड़, ये छोड़ बात नहीं। अब इसमें इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, वो ट्रिक आपको इसके नीचे समझाएंगे। अभी समझाएंगे तो फिर आपको क्लियर नहीं, ठीक है। नीचे दिखाएंगे। मानो झूम रहे, मानो झूम रहे तरु, मानो झूम रहे तरु, मानो झूम रहे तरु भी मंद, भी मंद पवन, मंद पवन के झोंकों से, वन के झोंकों से, ठीक? मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है।
ये इसका एग्जाम्पल है। अब क्या है, इसमें लिखा है काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर कोई दूसरी वस्तु का मान लिया जाए वहां। अब इसमें आप कैसे समझ पाएंगे कि कैसे हम इसमें समझे, तो इसकी एक ट्रिक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि मानो झूम रहे तर भी मंद पवन के झोंकों से। वो कह रहे हैं कि ऐसा मानो, ऐसा हो नहीं रहा है कि अगर पवन धीरे धीरे चल रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है, तो पेड़ जरूरी नहीं है कि बहुत तेज गति से झूमे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मानो झूम रहे तर भी मंद पवन के जो मान लिया जाएगा ऐसा। तो वो बात का आप समझ में आ जाएगी कि काव्य में जब किसी एक व्यक्ति वस्तु को किसी गुण के आधार पर कोई वस्तु दूसरे माना जा रहा है, ऐसा है नहीं, तो हम मान रहे हैं। अब तो इसमें क्या है, मानो झूम। अब इसको हमें समझने के लिए एक नोट यहाँ पे आपको लिखना होगा, जिससे हम ये चीज आसानी से समझ पाएंगे। अब कुछ ऐसे हैं शब्द आते हैं जिनसे हम ऐसे पहचान लेंगे कि ये कुछ जैसे जनु, जानो, जनु शब्द आए या जानो शब्द आए, मनु, मानो शब्द आए, मनु या मनु या मानो, ये शब्द आए, या फिर आपका जनहू मनहू आए, जनहू, जनहू, और इसके बाद मनहू, ये आए। ऐसा शब्द कोई दिखाई दे आपको, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, आदि, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे शब्द जो आपको इसके उदाहरण, किसी उदाहरण में ये शब्द जहां दिखाई देंगे वहां आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। आप मान जाएंगे, ना माने तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। लेकिन अगर ये शब्द जैसे यहाँ मानो, जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनो मनो, ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दें तो आप आसानी से कह सकते हैं। और बड़े इस एक प्लान से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी ट्रिक है कि नोट आपके लिए इतना अच्छा है कि आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपको त्रिच्छ अलंकार का कैसा भी उदाहरण हो, तो ये शब्द तो आपको दिखाई ही देंगे। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक नहीं जानेंगे तो हो सकता है कभी कभी ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये आपके उस चीज में एकदम फिट बैठता है कि अगर ये आप ट्रिक समझ गए तो त्रिच्छ अलंकार को आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व। तो याद रखना कि त्रिच्छ अलंकार को पहचानने की जो ट्रिक है वो आपको इस नोट के द्वारा है, और नोट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लेना, बस आपको आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आगे है रूपक अलंकार, रूपक, रूपक अलंकार, आगे हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। अगर साथियों क्लास में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और सबको ये क्लास उपलब्ध हो। इसलिए हमारा फिर सबसे यही कहना रहेगा, मैं कोई आपसे प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सबसे यही कहना रहेगा कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। मेरे लिए भी तो ये रहेगा कि ठीक है, लोग आएंगे तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मेरे साथ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। लेकिन जिस मेरे से ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो कहीं ना कहीं लोग पढ़ते हैं दूसरी चीजों को, नहीं उनको ऐसी सारे फुल नोट्स की क्लास उपलब्ध हो पाती है, या जो पैड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, मान लो उनकी कोई एक सब्जेक्ट हिंदी अच्छी नहीं है, मान लो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, हिंदी आनी आनी है, तो उनके लिए ये आसानी से समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी बात, हम किसी न किसी को ये भेज कर उसकी मदद भी कर सकते हैं, और उसके अगर काम आती है, अगर वो एग्जाम में इसको सफल होता है तो आपको एक धन्यवाद भी देगा कि भैया आपने मुझे वो क्लास उपलब्ध कराई, इसलिए मेरी आज मुझे हिंदी अच्छी हो गई, या मैं आज हिंदी अच्छे कर लिया, इस वजह से मेरे अच्छे नंबर आ गए, मैं पास हो गया। तो ये भी है, तो हम कहीं ना कहीं मदद करें। मैंने आपसे बोला आपके दो ही काम है, आपको और कोई काम करना ही नहीं है, ना आपको मुझे कोई पैसा देना है, ना आपको मुझे कोई पैड कोर्स खरीदना है, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम फ्री उपलब्ध हूँ, मैं फ्री उपलब्ध हूँ। और हो सकता है कि भगवान ने चाहा, आप सबका सहयोग रहा तो हम बहुत जल्दी डिजिटल व्यवस्था कर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग की है, तो मेरे पास इतना बड़ा
सबसे बड़ा मनी का प्रॉब्लम होता है, तो इतना बड़ा मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है कि मैं आप सबको एकदम डिजिटल व्यवस्था, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा, कुछ हमको अर्निंग कहीं से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, तो हम आप सबके बीच उस डिजिटल व्यवस्था का भी एक कहीं ना कहीं फॉर्मूला ला सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल व्यवस्था की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से। इसलिए मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी के बीच क्लास को शेयर करते रहें, और क्लास को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार की परिभाषा है, काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे किसी किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु, ये देखो परिभाषा सेम चल रही है, आप देखना ध्यान से, थोड़ी डिफिकल्ट चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, परिभाषा सेम चल रही है। व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दिया जाए, का का वस्तु का रूप दे दिया दे दिया दे दी रूप दे दिया जाए दे दिया जाए रूप दे दिया जाए या दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, रूपक वहाँ रूपक अलंकार होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखो, काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी गुण के आधार पर कोई दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां से अलंकार। काव्य में जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु का रूप दे दिया जाए, ऐसा लग रहा है ना कि परिभाषा लगभग सेम सेम है, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ी सी अंतर है। लेकिन कभी कभी, इसलिए मैंने बोला था, आपको एक ट्रिक दी थी कि ये सारे शब्द आएंगे जहां पर, तो आपको पिक्चर अलंकार लगाना है, और बाकी ये शब्द नहीं होंगे तो वहां आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसलिए हमें भी आपको एग्जाम्पल से भी समझाने वाले हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, मैया 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 मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना। मैया में मैया, ये में है कि ये है, मैं तो यही होना चाहिए, अपने लिए बोल रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना ले हूं चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, अब समझो। अब ये क्या कह रहे हैं कि काव्य में जब किसी एक व्यक्ति वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु का रूप दे दिया जाए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। कृष्ण भगवान अपनी माँ जसोदा से कह रहे हैं कि माँ, मैं तो ये चंद्रमा है ना, इसी के समान खिलौना चाहिए मुझे मुझे मतलब यही खिलौना चाहिए। अब वो तो दे नहीं सकते, उसकी समानता की बात की जा रही है कि मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा। तो इसको समझना है कि अब लगभग ऐसी ही उसमें थी, मानो झूम रहे थे लोगों ने। अब वहां क्या, मानो शब्द से मैंने आपको अच्छा कर दिया था, यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, तो ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान माँ जसोदा के, माई मैया मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब क्या हो रहा है, उस चंद्रमा को वो उस वस्तु के तौर पर या उस वस्तु के तौर पर मान रहा है कि जो वो खेलने के योग्य है, लेकिन हम उसको तो लाके खिला नहीं सकते। आप उसके लिए कोई ना कोई जगह, सॉरी, उसके लिए कोई ना कोई चीज तो उपलब्ध करानी पड़ेगी, तो उसके समान आपको कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी। इसीलिए ही तो बात कही है कि मैया मैं तो
उनको दूसरे खिलौना दिए जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, तो वही वाला चाहिए, वो चांद ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। तो वो इस बात को बार बार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये चीज समझना है कि यहाँ पर जो रूपक अलंकार है उसकी आपको ये परिभाषा है, और रूपक अलंकार में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि रूपक अलंकार कौन सा होता है, कैसा होता है। ठीक है, रूपक अलंकार की परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गया, आपको समझा दिया। तो तेजा और रूपक अलंकार। अब हम चौथे अलंकार की तरफ चलेंगे, इधर आएगा नहीं, इसको रेट कर लेते हैं। चौथा अलंकार जो हम पढ़ने वाले हैं, चौथा अलंकार पढ़ने वाले हैं, सब अर्थ अलंकार में हमने 3 अलंकारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चौथा अलंकार पढ़ेंगे। चौथा अलंकार कौन सा है? ठीक है साथियों, मैंने आप सबसे बोला भी था कि मैं आप सबके बीच बहुत जल्द बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप सबका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो जहाँ तक है कि अभी इसकी चीज डिले रहेगी, क्योंकि आप सब लोगों का रिस्पॉन्स आने के बाद ही कुछ होगा। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं हिंदी क्लास चली रही है, तो मेरे पास टाइम बनेगा, तो फिर मैं उस क्लास को स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से पढ़ाना ही है, तो फिर मैं अपने हिसाब से ही उसको स्टार्ट करूंगा। और अगर आप लोगों को पढ़ना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स के लिए कहीं अलग नहीं जाना, वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट्स आता है, आप वहां से कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो मुझे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो अलंकार है वो है आपका अतिशयोक्ति। चौथा नंबर जो आपका है वो आपका अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये आपका अलंकार। अब हमें अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी है कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार को जानना। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। अति माने कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात, अतिशयोक्ति मतलब कोई चीज ऐसी है इसको मतलब बहुत कम कहा भी जा सकता है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे अति वर्षा, तो अति वर्षा मतलब कि बहुत ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा वर्षा होना। तो ऐसे ही अतिशयोक्ति मतलब कोई बात अपेक्षा से ज्यादा कहना, जिसको आप उसको मतलब ये कह सकते हैं गाँव की भाषा में, मिला के धूल में लटा मार दिया का, ये बोलते ना गाँव में, मारो 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 और धूल में लटा मारो, कितना मारो, हाँ जलाने में कम नहीं हो तुम, बहुत जलाते हो। तो ये शब्द जो अपन यूज करते हैं अत्युक्ति का मतलब यही होता है कि मतलब आप अपेक्षा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो आपको करना नहीं चाहिए या उसको अति कर रहे हैं। ठीक है, काव्य में जब किसी काव्य में काव्य में जब किसी काव्य में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ाकर, काव्य में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, बात को काव्य में जब किसी बात को अधिक अधिक बढ़ा चढ़ा, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो क्या होता है? अर्थात, आज आगे गया, अर्थात, अर्थात लोक सीमा, लोक सीमा,
से, लोक सीमा से, लोक सीमा से, या लोक सीमा, लोक अर्थात लोक सीमा की, लोक सीमा की मर्यादा, लोक सीमा की मर्यादा, लोक सीमा की मर्यादा का उल्लंघन करके, का उल्लंघन करके, उल्लंघन, उल्लंघन करके, उल्लंघन करके कोई बात कही जाती, करके कोई बात कही जाती है, कोई बात कही जाती है, तो वहां क्या होता है, कही जाती है, वहां अत्योक्ति अलंकार होता है, वहां, वहां अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो आपको सबसे बढ़िया और अच्छे से मैंने कोशिश किया है इस परिभाषा को आपको डिफाइन किया जाए, इस परिभाषा को आपको बताया जाए, आप इस परिभाषा को समझ सकें, और बहुत अच्छे शब्दों में कोशिश की है कि मैं इस परिभाषा को आपको समझा सकूं। काव्य में जब किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, अर्थात लोक सीमा मतलब एक मर्यादा होती है कोई चीज बोलने की। अगर जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि मैं 10 लड्डू खाता हूँ, चल जाए कोई बात, मैं 10 किलो लड्डू खाता हूँ, तो वो एक लोक सीमा है। वो जानते हैं कि आसपास की इतनी बड़ी व्यवस्था में कोई 10 किलो लड्डू नहीं खा सकता, तुम कैसे खा, तो ये झूठ बात हो गई ना, कि वो इतनी ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा। 10 लड्डू की बात ठीक है, हर कोई नहीं खा पाएगा 10, लेकिन कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं 10 खा सकता हूँ तो ठीक है, 1 किलो भी खा सकता है, लेकिन 10 किलो वाली बात करेगा तो नहीं हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जो खा सकता है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर 10 क्विंटल बोल दे तो फिर वो बाहर है ना। ऐसे कोई चीज अतिशयोक्ति हो जाए, उसकी बाहर की बात हो जाए, जो एक सीमा है उसको आप पार कर दें, क्रॉस कर दें। झूठ बोलने में कभी कभी लोग हद से ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं, तो वो एक सीमा से पार बात करने लगते हैं, वही अतिशयोक्ति है। कि जिस प्रकार से अगर कोई शब्द बोल रहे हैं आप, और उसमें लोक सीमा की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करके बात की जा रही है कि हाँ यहाँ तक तो ये अपेक्षा ठीक है, लेकिन उससे आगे बात करेंगे तो ये बात सही नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझना होगा, जैसे इसमें लिखना है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लग न पाई आग, लंका, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। ठीक, अब देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझाऊं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई, आग ही नहीं लगी है, वो बोल रहे, खुद ही बोल रहे हैं कि आग लगी ही नहीं है, लंका सारी जल गई, लगी आग लगी नहीं है और लंका जल चुकी है, निशाचर भी भाग गए। ठीक है, निशाचर भाग सकते हैं, कोई बात नहीं है कि लगी नहीं होगी, डर होगा हनुमान जी का कुछ होगा। मैं ये कोई इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि गलत है, लेकिन एक लोक सीमा से बाहर की बात कही गई है, क्योंकि वो उस समय का जो बर्डन है, हो सकता है ये सत्यार्थ हो या सही हो वो नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये बर्डन किया है उन्होंने, तुलसीदास जी ने, जिसने भी कहा है इसको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने ये बात को कहा है या उन्होंने किस आधार पे ये बात लिखी है, तो यहाँ क्या कहा है कि उन्होंने उस लोक सीमा को पार कर दिया है कि लंग हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए सज।
जब पूंछ में आग लगी ही नहीं है तो लंका कैसे जल सकती है? ये बात आप सोचने लायक है। एक मर्यादा से आप बाहर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से एकदम क्लियरिटी से याद करके रखना है कि हमारी तरफ से जो बातें इसमें कही गई हैं वो एक लोक सीमा से बाहर है, इसलिए हम इसको अत्युक्ति अलंकार कहते हैं। अगला है 5वां नंबर है और लास्ट है आज की क्लास का विभावना अलंकार। विभावना विभावना अलंकार विभावना अलंकार। इसी के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे और इस क्लास को के बाद यही समाप्त करेंगे। तो विभावना अलंकार की परिभाषा लिखने की, काव्य में जब काव्य में जब काव्य में जब बिना कारण के काव्य में जब बिना कारण के बिना कारण के कार्य बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो कार्य की उत्पत्ति उत्पत्ति हो काव्य में जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है हो जाती है हो जाती है वहाँ विभावना विभावना अलंकार विभावना अलंकार होता है विभावना अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। अब ये कह रहे हैं कि काव्य में जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे इसको समझने के लिए हमें इसके एग्जाम्पल को लिखना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि ये परिभाषा कैसे फिट है। निंदक नियरे राखी निंदक नियरे राखी निंदक नियरे राखिए आनन कुटिल छवाए आनन आनन कुटिल आनन कुटिल छवाए आनन कुटिल छवाए आनन कुटिल छवाए बिन पानी बिन पानी बिन पानी सावन निर्मल करे सवाए बिन पानी सावन निर्मल करे शिवाय शिवाय। ठीक। अब कह रहे काव्य में जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहां विभावना अलंकार होता है। ये कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आनन कुटिल छवाए। आप जब किसी की निंदा या आप अपनी निंदा के लिए किसी को आप पास रखेंगे तो हो सकता है कि वो आप जो गलत बोल रहे हैं वो आपकी निंदा जरूर करें। तो निंदक नियरे राखी, क्योंकि निंदक आप जब कोई बात कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो 100% सत्य हो। तो आपको ये निंदक नियरे मतलब आपको अपने पास अच्छे व्यक्तियों से ज्यादा कोई निंदा करने वाला व्यक्ति भी आपके पास होना चाहिए, जो आपके द्वारा किए गए हर कार्य जरूरी नहीं है कि आपका सही हो, तो गलत कार्य को भी वो बता सके। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। बिन पानी सावन निर्मल करे या बिना पानी के आप हाथ धोना चाहते हैं, क्या आप बिना पानी के अपने हाथ को साफ कर सकते हैं? अगर साबुन लगा लिया है तो पानी की तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही आप अपने आप में सही हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब तक आपकी कोई निंदा नहीं करेगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मुझ में ये सारी कमियां हैं। तो बिना कार्य के कोई भी कार्य हो जाए बिना काम के, तो वहां पर क्या होता है कि वहां काव्य में जब बिना कार्य के कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे ही बिना पानी के क्या सावन, आप देखते हैं कि सावन में पानी बरसता, तो बिना पानी के क्या सावन अच्छा लग सकता है? या अपन ये कहें कि आप हाथ धोना चाहते हैं, सावन अपने हाथ में लगाए और बिना पानी के अगर आप धो के हाथों को निर्मल कर लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे ही जब तक आपके
अच्छे बात करने वाले लोग आपके साथ हैं, आपकी बड़े, लेकिन निंदक कोई आपका नहीं है, तो आपको अपने गुण और दोष दोनों को देखने के लिए आपके पास निंदक का होना जरूरी है, क्योंकि निंदक नहीं है तो आपको आपके गुण अच्छे अच्छे दिखाई देंगे, आपको अपनी जो गलत आते हैं या गलत जो आपके अच्छा वो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब निंदक होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके गलत कामों को भी आपके सामने प्रकट करेगा। इसी प्रकार ये विभावना अलंकार आज हम यही समाप्त करेंगे, आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। आप सबको ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास सबको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हम लोग अपेक्षा करते हैं आपसे, मैं खुद अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार मैं आपसे बात करूँगा, पूछो कोई भी आपकी समस्या है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, हम बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर कर चुके हैं। अलंकार की क्लास मैंने बोली थी लगभग 3 4 5 दिन तक टॉपिक है, कोई लंबा टॉपिक है, कि हम इसमें सारे अलंकारों को जोड़ना चाहते हैं, कोई अलंकार छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई छूटेगा भी तो उसे और ऐड करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर आपको बाल विकास की क्लास अगर स्टार्ट करवानी है तो आपको कमेंट्स करना ही पड़ेगा। बिना आपकी कमेंट्स के मैं बाल विकास की क्लास कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी अपना समय का व्यवस्था देखनी होती है। आप सब लोग का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये सारा मटेरियल आपको एकदम फ्री में मिल रहा है, आपको पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, कि आपको खाली पढ़ना है, आना है, कोई चीज समझ में आती है तो बढ़िया से, नहीं आती है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। फ्री का प्लेटफॉर्म है, आपको कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना। मेरा आपका संवाद खाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है, आप इसके साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। सभी को राधे राधे। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में।